हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जर्नल अवेयरनेस की इकोनॉमिक्स के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं केवीएस एनवीएस इन पेपरों में, तो उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करने वाले हैं। बढ़ते हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें बोला गया है जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य बाजार है। यहाँ जीडीपी की डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। ये आप किसी देश की सीमा मान लीजिए हमारे भारत की सीमा है। अब जीडीपी बोल रहा है कि इस देश की सीमा में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होंगी, वस्तुएं और जो भी सेवाएं होंगी प्लस सेवाएं, और कोई पर्टिकुलर टाइम में बोल रहा है, निश्चित समय में। और ये पर्टिकुलर टाइम हमारे यहाँ ज़्यादातर 1 साल माना जाता है। 1 ईयर में 1 ईयर बोला जाए तो भी आप यही समझना। तो 1 ईयर में या किसी देश की स्पेसिफिक टाइम में बोला जाए तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब देखिए वस्तु क्या हो जाएंगी। वस्तुएं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। वस्तुएं तो देखिए आप अनाज, खेती में जितनी भी उत्पादित होती हैं, बिस्किट और बेकरी का जितना सामान होता है, और भी जितनी सारी वस्तुएं, और आपके ये क्लोथ्स जो भी हैं, ये वस्तुएं हो गई। अब सेवाएं क्या हो जाएंगी। सेवाओं के अंतर्गत जो भी सर्विस सेक्टर में आएंगे, जैसे कि फर्स्ट आप टीचर्स ले लीजिए। टीचर्स की कोचिंग वाले क्या होते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपकी ये फूड डिलीवरी वाली ये होती हैं, ये भी क्या है, सर्विस कर रहे हैं आपको। आपका जो फूड है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जोमेटो वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह डिलीवरी बॉय जो होते हैं, ये भी क्या है, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। ये आप खुद अपने सेंस से लगा लीजिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, हम लोग चारों तरफ देखते हैं अपने, वही इकोनॉमिक्स मतलब जो हम चारों तरफ देखते हैं उस हर चीज़ में इकोनॉमिक्स है। और वैसे भी हर सब्जेक्ट हर चीज़ में होता है। तो जैसे कि अब टीचिंग देखा, डिलीवरी बॉय देखा, और भी इसी तरह डॉक्टर भी क्या है, सर्विस दे रहे हैं वो लोग अपनी। तो ये सब क्या है, सर्विस दे रहे हैं। लॉयर, ये सब क्या है, सर्विस दे रहे हैं अपनी। ठीक। तो 1 साल में जितनी भी वस्तुएं होंगी और सेवाएं होंगी और उत्पादित होंगे, उनके जो बाजार के मौद्रिक मूल्य होंगे, कुल मौद्रिक मूल्य और बाजार मूल्य होगा, उसको जीडीपी बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है ये। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला गया है जीडीपी ऑफ अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज द टोटली मॉनेटरी और market value of all finished goods and service produced within the full form of GDP is gross domestic product। इसको देखिए इसी में हिंदी में लिख के दे दिया, देवनागरी में, इंग्लिश को हिंदी में। अब इसकी जो हिंदी जो नाम होता है, वैसे वो सकल घरेलू उत्पादन होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हिंदी वाले जितने विद्यार्थी हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए हिंदी में, तो आप इंग्लिश में जाकर देख लिया करिए, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट में बोला गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए ये बनाया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इज टू इम्पोज फिस्कल डिसिप्लिन ऑन द गवर्नमेंट। देखिए नेक्स्ट में बोला गया है अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। देखिए 2 तरह के कर होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। एक तो देखिए इंग्लिश में लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये पूछ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में लिख देते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, और ये हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष कर। जो अप्रत्यक्ष कर है, देखिए इसमें कौन कौन से कर आएंगे ये देख लेते हैं। जीएसटी वगैरह जो है हमारे, ये सब किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष कर में आएंगे। तो उत्पादन जो कर होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रोडक्शन जो टैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई रोड बनवाया, ठीक। अब उस रोड के जो भी निर्माण की लागत आई है, उसे निकालने के लिए आपने यहाँ एक टोल टैक्स बनवा दिया। क्या बनवा दिया, टोल टैक्स। तो ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। सीधे हम लोग यहाँ पर सीधे टैक्स देते हैं सरकार को, सीधे सरकार को जाता है टैक्स। लेकिन उत्पादन कर, जैसे मान लीजिए आपने खेत में क्या किया, वो
गेहूं बोए, ठीक, आपने खेत में क्या बोए, गेहूं बोए। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। किसान ने बेके ये गेहूं, ठीक, किसी जो भी है आपका थोक वो गया मंडी वंडी में जाकर, इसने बेके बेकरी वाले को। अब बेकरी वाला भी सिस्टम मान लीजिए उसने ब्रेड वगैरह बनाए, अब उसमें लागत आई, तो लागत आई तो सरकार ने क्या किया, इन पर जीएसटी लगाया। अब जीएसटी लगाया इस पर, तो इस फूड की जो वैल्यू है वो क्या है, बढ़ गई। अब जब इस फूड की वैल्यू बढ़ गई, जीएसटी लग गया, यानी इस कंपनी को देने पड़े हैं सरकार को इस टैक्सेस, सीधे हम लोगों ने नहीं दिया, कंपनी को सरकार को टैक्स देना पड़ा है इसके लिए। अब कंपनी को देना पड़ा है तो कंपनी ने क्या किया, वो टैक्स इसमें प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू में, बिस्किट की वैल्यू में प्लस कर दिया और वो सीधे हमारे पास आ गया। अब जब हम उसे खरीदेंगे बिस्किट की पैकेट को, तो उसमें जो टैक्स मान लीजिए 10 रुपये का है, तो मान लीजिए उसकी लागत कितनी आई हो, 8 रुपये लागत आई हो मान लीजिए, या 7 रुपये लागत आई हो, जितनी भी, तो वो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा होंगे वो किसके होंगे, टैक्स के होंगे। तो हमें इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देना पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन देना पड़ रहा है। जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन पे भी इस तरह के टैक्स लगते हैं। तो ये उत्पादन जो प्रोडक्शन कर है, ये भी क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष कर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है, माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करिएगा। जुलाई 2017 को जो हमारा जीएसटी है वो लागू किया गया था, लॉन्च किया था। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्सेस को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून। देखिए पहले प्रत्यक्ष कर होते थे, उसको विस्थापित करने का कौन सा टैक्स आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जीएसटी आया है। तो सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू रिप्लेस ऑल डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय कंज्यूमर्स इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लॉ। 2 बार आ चुका है, 2016 में, एक बार 2014 में। अब बोला गया है, वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। द रेट एट विच अ बैंक इज रेडी टू बाय और एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर इज कॉल्ड बैंक रेट। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एनएसीएच प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के, डिस्ट्रीब्यूशन के थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सिडी है, लाभांश है, ब्याज है, वेतन है, पेंशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, थोक लेन देन करने के लिए जो किया जाता है, इसको बोलते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेश सिस्टम कैन बी यूज टू कैरी आउट बल्क ट्रांजेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी, dividends, interest, salary, pension, etc. The full form of NASH is नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसकी डेफिनेशन है। अब उसके बाद हमारा बोला गया नेक्स्ट में, ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा यानी एल ए एफ चल निधि समायोजन योजना जो सुविधा है, उसके तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है, उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। देखिए ये बहुत ही जटिल उसमें दे रखी है परिभाषा में, एक बार इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी जो जिस तरह हमें पढ़ाया गया है मैं वो समझा दूंगी आपको, ठीक है। देखिए बोला गया था, इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, जो भी तरलता होती है बैंक के पास उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम बैंक अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी LAF जो है, और एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट कहलाती है। पहले आप मैं जो समझा रही हूँ उसे समझ लीजिए। देखिए हमें जिस तरह समझाया गया वो बता देती हूँ। देखिए ब्याज की वह दर जिस पर RBI जो है, RBI क्या करती है, जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, कॉमर्शियल बैंक कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, कॉमर्शियल बैंक, और हिंदी में इसको हम वाणिज्यिक बैंक बोलेंगे।
जो हमारा एसबीआई है और ये पीएनबी है हमारा, आपके कैनरा बैंक है, और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो भी, कैनरा बैंक है, ठीक। तो क्या करता है ये, बैंकों की अतिरिक्त तरलता को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि जब बैंक अपनी तरलता को आरबीआई के पास जमा करवाता है, और फिर बैंक जो क्या है अपनी तरलता यानी लिक्विडिटी जो है इसकी, उसको किसके पास जमा करवाता है, आरबीआई के पास जमा करवा देता है। और इस संदर्भ में आरबीआई जो इस लिक्विडिटी जमा करवाता है, इसको दोबारा से खरीदने के लिए के बाद बैंकों को सरकारी बॉन्ड जमा करवाता है। आरबीआई क्या जमा करवाता है इसको, सरकारी बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड देता है इसको आरबीआई। और जब ये जो आर हमारी रिजर्व रेपो रेट है ये ऊंची होती है, तो बैंक आरबीआई के पास अधिक मात्रा में जमा करवाएंगी। देखिए बात क्या है, आरबीआई आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनसे लिक्विडिटी का मतलब क्या है, यानी बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, पैसा जो भी और उनके गहने वहने जो भी हैं वो क्या है, ज़्यादा हो गए हैं। अब देखिए जब बैंकों के पास तरलता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए आरबीआई क्या करेगा, इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उस पैसे को, ये भी एक हद तक लिमिट होनी चाहिए लिक्विडिटी की भी, तो उस पैसे को वापस लेगा। अब कैसे लेगा, देखिए लिक्विडिटी को वापस ये लोग अपने पास जमा करवाएंगे और ये इनको सरकारी बॉन्ड दे देगा कि देखिए आपने इतने पैसे जमा करवाए हैं, उस तरह का बॉन्ड दे देगा। अब आखिर बैंक कब करवाएंगे आरबीआई में जमा, वो तभी तो करवाएंगे जब ये रिजर्व रेपो रेट है वो ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट जो रेट है इसकी ज़्यादा होगी। और अगर रिजर्व रेपो रेट ज़्यादा नहीं होगी तो ये लोग जमा नहीं करवाएंगे। तो यही बोला गया है कि अधिक मात्रा में जमा करवाएंगे जिससे लोगों की तरलता का स्तर कम हो जाए, तो ये लोग अपनी रेपो रेट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो यही इस लैंग्वेज में बोला गया है, इसे आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके समझ में आ ही गया होगा जहाँ मैंने समझाया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विडिटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को कहा जाता है। देखिए आपने प्राइवेटाइजेशन थ्रू सेल ऑफ इक्विडिटी बाय अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू द जर्नल पब्लिक इज कॉल्ड। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको उसमें यदि आप इक्विडिटी की बिक्री करते हैं निजीकरण में, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर बोल रहा है, ये पब्लिक सेक्टर, ठीक है, रेलवे मान लीजिए, ठीक है, उसके कुछ आपने इक्विडिटी दे दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनिवेश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत रूप से एक व्यवसायिक उद्यम क्या कहलाता है जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सामान सस्ता खरीदता है और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचता है। तो भाई क्या कहलाता है, व्यापारिक कहलाता है। What is traditional called a business enterprise that make profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices, mercantiles। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसका विलय किस बैंक के साथ हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके साथ इसका मर्ज्ड हुई थी ये, ठीक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मर्ज्ड हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज्ड हुई थी। बढ़ते आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक मुख्यतः बैंक चेकों की प्रोसेसिंग में किस डाटा इनपुट विधि का उपयोग करते हैं। तो जो बैंक होते हैं, विच डाटा इनपुट मेथड इज मेनली यूज्ड बाय बैंक इन प्रोसेसिंग बैंक चेक, तो MICR का प्रयोग करते हैं। NVSTGT फिजिक्स वाले इसके पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। उसके बाद RBI का विस्तारित रूप क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा ये तो। भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, ये 1 रुपये के नोट पर पूछ रहा है। और जो हमारे 1 रुपये को छोड़कर जितने भी सारे नोट होते हैं उस पर RBI का जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है, पढ़ के आप देखना। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशल है इसीलिए आपसे पूछा जाता है और ये कई पेपर में पूछा गया है। 1 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, तो द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अब देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा की क्रय शक्ति, जो आपकी हमारी करेंसी है, हमारी करेंसी क्या है, रुपया, तो इसकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, यदि उसमें गिरावट लाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका मतलब ये है जो आपकी मान लीजिए रुपी है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो गई है, और जो गुड्स एंड हमारी जो सर्विस हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई जब रुपये की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिक गुड्स एंड जो सर्विस हैं उनकी वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जब ये रुपये की वैल्यू कम हो तो हम इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, इन्फ्लेशन इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो सेबी जो है ये कार्य करती है। विच एजेंसी एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड? सेबी। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है, विनिमय। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी कम्स अंडर विच सिस्टम? बार्टर सिस्टम। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। द रिजल्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी विल बी। यदि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति आ गई है, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई है, तो उसका परिणाम क्या होगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी बोला था इन्फ्लेशन कब आती है? जब मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है, और अति हो रही है तो भी मुद्रा की उसमें क्या हो जाएगी? गिरावट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है। जो भारत सरकार ने हाल ही में मुद्रा बैंक जो बनाया है उसका क्या कार्य है? सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री हैं, उनको पुनर्वित्त रिफाइनेंस उपलब्ध कराना है। तो द मेन फंक्शन ऑफ मुद्रा बैंक रिसेंटली क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रोवाइड क्या कराते हैं ये लोग? रिफाइनेंस टू द माइक्रो इंडस्ट्रीज। 2017 का ही क्वेश्चन है। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं। देखिए जब आप, एक तो होते हैं आप बैंक में सीधे जमा करते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये बोला है आपने बैंक में जमा करी है लेकिन आप एक समय अवधि के बाद, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए पैसे जमा करे हैं कि मैं इसे 2 साल के बाद ही निकाल पाएंगे, तो ये उसके बारे में पूछ रहा है कि आपने पहले ही समय निर्धारित कर दिया, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? सावधि जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये का नोट और सिक्का जो भी है, और जो 50 पैसे का सिक्का है, ये केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है। तो नीति की डेफिनेशन पूछ रहा है ये। इसकी डेफिनेशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? यही इंग्लिश हिंदी में लिख के दे दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? जो हमारा विश्व बैंक है उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मेरे साथ साथ एक बार बोलते चलिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। इंटरनेशनल बैंक, विश्व का बैंक है तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी जो वित्तीय नीति कौन बनाएगी भाई हमारी? तो वित्त मंत्रालय बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा। ये इसका राइट आंसर है। विच एजेंसी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी वो बनाती है, वित्त मंत्रालय ही बनाता है वित्तीय नीति, और कौन बनाएगा? बोला गया केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है। जो केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है तो
बोला गया है द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ द कंट्री इज। तो उस ऐप का नाम क्या है? निर्यात मित्र एक्सपोर्ट फ्रेंड उसका नाम है। देश में नवी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी 1997 में। नवी पंचवर्षीय योजना हमारी आरंभ की गई थी। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो पीसी महालोना भी इसको जो है क्या माना जाता है? भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कालावधि क्या थी? यहाँ पे हमसे 9वीं पंचवर्षीय पूछी है 1997, ठीक। और यहाँ पर हमसे 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछी है 2007 से 2012 तक हमारी क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे, ठीक। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? तो 2014-15 में किसान टीवी की योजना घोषणा की गई थी। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम स्वावलंबन अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय बजट 2010-11 जो है उसने करी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रिलेटेड कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से ये संबंधित है। समुदाय की भूमि को कहते हैं कम्युनिटी लैंड इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहलाता है ये, पब्लिक प्रॉपर्टी रिसोर्स कहलाता है। भारतीय जनता का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। सबसे ज़्यादा जो हमारी जनता का कार्यरत हिस्सा है वो कृषि में ही है। इन एग्रीकल्चर भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, ऐसे ही नहीं कहलाता, इसीलिए कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू सेविंग इन द इंडियन इकोनॉमी? जो बचत जो करते हैं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो कौन ज़्यादा करते हैं? हाउस होल्ड जो है ये सबसे ज़्यादा बचत में योगदान देता है। 2014-2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है? ये तो उसका क्वेश्चन आ गया आपके, तो हरियाणा का है ये, आपके उसमें भी दिए गए हैं, ये चाइल्ड पॉलिसी है। तो 2011 की जब जनगणना की हुई थी तो महिला का लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ था? हरियाणा में था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में भारत के लिए कौन सी है? 9, तो इसमें परसेंटेज पूछी गई है, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों में, आपको ध्यान हो तो नीचे 1000 लिखा जाता है और 940 स्त्रियां इस तरह ही लिखा जाता है। हमारे भारत में ये वाला सिस्टम चलता है, पुरुष नीचे होते हैं, स्त्री ऊपर होती हैं। तो समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है लिंग अनुपात है। सेक्स रेशियो जो ऊपर हमने भी निकाला है इसी के माध्यम से हम निकालते हैं। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग है, तो 382 है ये। नेक्स्ट बोला गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए सही है 31.16%। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द करेक्ट फिगर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है ये, यानी जो शहरी जनसंख्या है उसके बारे में, तो 31.16 है इसकी। अब ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरत कुल जनसंख्या के 7 वर्ष यानी और उससे ऊपर आयु व्यक्ति की है। लिटरेसी रेट यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है, तो 74.04 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है ये, अशोधित जन्म दर CBR को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? हाउ इज क्रूड बर्थ रेट एक्सप्रेस्ड? CBR इज इक्वल टू BI × 100/P। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
अच्छा, एक क्वेश्चन हमने कल मैंने बायोलॉजी में कहा था कि जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें इंस्टेंट तीव्र एकदम त्वरित इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो सुक्रोज जो था वो गलत है, ग्लूकोज जो है वो सही है। ग्लूकोज की हमें ज़रूरत होती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और हो सकता है उसमें जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग लगाया होगा, लेकिन ग्लूकोज इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।